भारत माता की जय, वंदे मातरम। पट्टी खोल के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 से जुड़े सभी पहलुओं पर विश्लेषण करने के साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से यह अधिनियम एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 12 दिसंबर 2024 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की विशेष पीठ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए आदेश पारित करती है। इनमें सबसे पुरानी याचिका 2020 के अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होती है, जो कि इस अधिनियम के संवैधानिक वैधता को इन आधारों पर चुनौती दे रही है कि इस अधिनियम को लागू करने की तिथि मनमाने तरीके से तय की गई तथा यह अधिनियम 1991 में पारित होता है और उस समय होने वाले दावों की न्यायिक समीक्षा के मौलिक अधिकार का हनन करता है और इसके साथ ही न्यायालय में नई याचिका के पंजीकरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से हिंदुओं के इस कानूनी अधिकार को उनसे छीन लिया जाता है कि वह इतिहास में उनके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय की याचिका न्यायालय में डाल सकें। आइए 12 दिसंबर 2024 के आदेश की ओर चलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ ने जो आदेश दिया उसके मुख्यतः 3 बिंदु हैं। पहला, इस मामले में भारत सरकार 4 हफ्ते के अंदर अपना काउंटर एफिडेविट लगाए और अपना रुख स्पष्ट करे। दूसरा, चूंकि मामला यहाँ विचाराधीन है, किसी अन्य न्यायालय में ऐसे मामले यानी केसेस ना तो पंजीकृत किए जाएं, ना ही कोई कार्रवाई होगी। और तीसरा, लंबित मामलों में किसी न्यायालय के द्वारा ना तो कोई आदेश पारित होगा, न ही किसी प्रकार का सर्वे कराया जाएगा। इस आदेश के आधार पर प्रमुख मुद्दे जिन पर विचार होना है या होना चाहिए वह इस प्रकार हैं। पहला, इस अधिनियम के दायरे से भारत का मुस्लिम बाहुल्य जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया। क्या इसका कारण यह है कि 1947 के बाद बहुत सारे मंदिरों को तोड़ कब्जा किया गया? यह कैसा भेदभाव है? इस अधिनियम से धार्मिक चरित्र से जुड़े दावों की न्यायिक समीक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ऐसा क्यों? दूसरा, 1991 अधिनियम में विवाद मुख्यतः सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के इर्द गिर्द केंद्रित है, उनकी संरचना, आकार व प्रकार पे। जैसे सेक्शन 3 ना तो धार्मिक चरित्र का जिक्र करता है, ना ही पूजा स्थल के प्रभावी समय सीमा का। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 इस अधिनियम का यह अकेला अंश है जिससे हिंदू या सनातनी धर्मावलंबियों को कुछ राहत प्राप्त है। जैसे कि पुराने ऐतिहासिक स्थलों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1950 एवं अन्य स्थानीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र में यह अधिनियम हस्तक्षेप नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों एवं निर्देश की ओर ध्यान दें तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप अधिनियम के समर्थक याचिकाकर्ताओं को सितंबर 2022 में जवाब दाखिल करने का आदेश था, फिर भी अनुपालन नहीं हुआ। क्या उनके एप्लीकेशन को खारिज नहीं करना था? क्या विशेष समुदाय को हमेशा ही विशेष ट्रीटमेंट मिलेगा? अब सभी पार्टीज को काउंटर एफिडेविट मिलने के 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। भारत सरकार के प्रमुख वकील कान्नू अग्रवाल हैं। इस अधिनियम के विरोधी पक्ष के पैरोकार विष्णु शंकर जैन नियुक्त किए गए और अधिनियम के समर्थक पक्ष के पैरोकार इजाज मकबूल नियुक्त किए गए। मामला 17 फरवरी 2025 को सुना जाएगा। जब हम इस कानून की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात पड़ता है कि विदेशी आक्रांताओं ने हजारों मंदिरों को लूटा, तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाए। 1528 में बाबर के फरमान पर श्री राम के जन्म स्थल पर खड़े मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाया गया। समूचे विश्व के हिंदुओं में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना हेतु उत्तेजना भरी थी। 30 अक्टूबर 1990 और फिर 2 नवंबर 1990 को मुलायम यादव की सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर निर्ममता से गोली चलवाई, जिसमें हजारों मारे गए। हिंदुओं पर मरहम पट्टी करने के बजाय नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने 18 जुलाई 1991 को
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। 16 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ढा दिया। बीते समय का ब्यौरा देखें तो हमें 500 वर्ष लगे श्री राम जन्मभूमि स्थल को हासिल करने में। मुसलमानों को अलग देश देने के बाद भी 77 वर्षों का इंतज़ार। बाबरी ढांचे को ढहाने के बाद न्यायतंत्र को 27 वर्ष लगे मंदिर पक्ष में फैसला देने में, वो भी अवैध कब्जा करने वाले गुंडों को 5 एकड़ भूमि मुआवजा देने के शर्त पर। 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने किसी विवादित स्थान के चरित्र को उजागर करने वाले सर्वे को इस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं माना। फिर अब रोक क्यों? कुछ प्रमुख हिंदू केंद्र जहां सर्वे जारी था और इस आदेश के चलते उन पर रोक लगा दी गई है, उनमें काशी ज्ञानवापी आदि विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थल मंदिर मथुरा, हरिहर मंदिर संभल, कुतुब मंदिर दिल्ली, अटल्ला मंदिर जौनपुर, अजमेर शरीफ राजस्थान, तेलेश्वर महादेव लखनऊ, भोजशाला मध्य प्रदेश, कामाख्या देवी मंदिर फतेहपुर सीकरी आदि आते हैं। 12 दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या निष्कर्ष निकलता है? चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक तो जायज़ है, लेकिन ऐसे मामलों पर रोक क्यों जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के तहत आते हैं? नए मामलों के पंजीकरण व कार्रवाई पर रोक भी उचित है। केंद्र सरकार तथा कथित हिंदू सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी इस तरह के मामलों पर अपना रुख स्पष्ट करने से क्यों भागती है? चाहिए तो यह था कि 2014 के प्रथम कार्यकाल में ही इस दमनकारी हिंदू विरोधी अधिनियम को निरस्त क्यों नहीं किया? इस सरकार ने जातीय वोट बैंक के खातिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी संविधान संशोधन द्वारा पलटने में तनिक विलंब नहीं किया। फिर हिंदू वोट बैंक की क्या कोई अहमियत नहीं? क्या समय आ गया है कि हिंदू राजनेताओं को दरकिनार कर संतों के साथ लाभबंद हों? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। आगे हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए पट्टी खोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो की समाप्ति हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जे साईं दीपक के इस क्लिप के साथ करते हैं। The Places of Worship Act does not, by any stretch of imagination, either through its black letter or in spirit, come in the way of any of the surveys that are being undertaken with respect to these occupied sites. Point number 1. 2. It's easy to simply confound or confuse the general public by citing Section 3 of the Places of Worship Act without drawing attention to Section 4, subsection 3 of the very same piece of legislation that specifically says if you manage to establish that an underlying structure is an archaeological site or a heritage structure, which if you go back to the 1958 Act, which is the Archaeological Act of 1958, it becomes abundantly clear that anything that is beyond 100 years or over 100 years specifically constitutes for treatment or qualifies for treatment as a heritage structure. Once that is established, the Act makes it abundantly clear, that is the Places of Worship Act makes it abundantly clear, that the fetters imposed by the Act or the bar imposed by the Act with respect to character conversion of a particular place, they don't apply. None of the provisions apply. Okay? So as far as I am concerned, any such statement that is being made, I would say is a legally unlettered submission. Unfortunately so, if it's being made by anyone who's trained in the law. So legally, I don't see a problem. 2, why should this lead to the conclusion that this is retributive justice? When the world over, every civilization and country which respects itself has brought in its right of return or has invoked its right of return to specifically take back its occupied sites which it believes represents the native culture or the indigenous culture of the land.